हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, हम लोगों ने टेट की परीक्षा को ध्यान में रख करके हिंदी व्याकरण की एक सीरीज शुरू की है, जिससे कि आप जिन परीक्षार्थियों ने हिंदी विषय टेट में लिया हुआ है उनको मदद मिल सके। वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी हिंदी व्याकरण को मजबूत कर सकते हैं, समझ विकसित कर सकते हैं। और मैं ये आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी समझ और मजबूत होगी और आप टेट जरूर पास करेंगे। तो बच्चों, आज हमारा इसी सीरीज में दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। पार्ट 1 के बारे में हम लोग पिछले पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। पहला पार्ट जो बच्चों हमारा था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आज हम लोग दूसरे चैप्टर वर्ण विचार में चर्चा करेंगे। इस पाठ में बच्चों हम लोग स्वर, व्यंजन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को। तो बच्चों, हमारा आज का अध्याय 2 अक्षर या वर्ण। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, तो बच्चों अध्याय 2 वर्ण विचार, इसमें हम वर्ण एवं अक्षर के बारे में जानेंगे। जैसे बच्चों मखमल, अगर मखमल का हम शब्द विन्यास करें तो म, ख, म और ला, 4 ध्वनियां इसमें हैं बच्चों। मखमल में 4 ध्वनि सुनाई देती हैं। म एक ध्वनि है, ख एक ध्वनि है, फिर म और फिर ला। ये 4 ध्वनियां हैं। इन 4 ध्वनियों से एक शब्द बना मखमल। इन ध्वनियों को बच्चों, जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखिए माँ, तो इन ध्वनियों को जिन प्रतीक चिन्हों में, मतलब इस ध्वनि को धरातल पे लिखने के लिए हमने एक प्रतीक चिन्ह मान लिया, इसी चिन्ह को हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे या, तो ये एक प्रकार से मुंह से हमारे निकलने वाली एक ध्वनि तो है। ध्वनि को हमने एक प्रतीक चिन्ह में बांध लिया, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि इन ध्वनियों को जिन प्रतीक चिन्हों में बांधा गया है उन्हें वर्ण कहते हैं। कोई पूछे वर्ण क्या है, तो वर्ण क्या है बच्चों? वर्ण ध्वनि ध्वनियों का प्रतीक चिन्ह है। वर्ण क्या है? ध्वनि का प्रतीक चिन्ह। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं वर्ण विचार। भाषा की वह सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। यही वर्ण अक्षर भी है। जैसे ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसी प्रकार जो है वर्ण के भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। अक्षर का मतलब जिसका क्षरण ना हो। देखिए इसकी दूसरी परिभाषा भी बच्चों है। अक्षर का मतलब क्या है? जिसका क्षरण ना हो, जो नष्ट ना हो। और इसकी दूसरी परिभाषा भी हम जान सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए बच्चों, वर्ण के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम वर्ण के भेद के बारे में जानते हैं। वर्ण के भेद, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 भेद माने गए हैं। पहला बच्चों क्या है? स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर व्यंजन से बच्चों हम सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। तो पहला हमारा स्वर है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा सीधे मुख में बिना इधर उधर घूमे बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब जो कंठ से ध्वनि निकलती है, सीधे हमारे गले से ध्वनि निकलती है और बीच में कहीं भी इधर उधर नहीं भटकती, सीधे हमारे कंठ से निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य
ध्वनि की सहायता से किया जा सकता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जा सकता है। हिंदी के स्वर परिवार में यह सदस्य हैं। कौन कौन से बच्चों? अ, बड़ा अ, ई, ई, ए, ओ, औ। अंग, आहा, आ। तो जो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 11। कितनी होती है? 11। और ये जो बच्चों 3 है ना, ये आ, अंग, आ, ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं। अंग, अनुस्वार का, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग व्यंजनों की तरह होता है। यह ना तो पूरी तरह स्वर है और ना ही व्यंजन। अनुस्वार का बिंदु का उच्चारण नाक से होता है। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर वही स्वर रहित होकर अनुस्वार बिंदु के रूप में प्रयोग में आता है। इसे पंचमाक्षर की मात्रा की तरह देखा जाना चाहिए, जैसे चंदन, कंचन। आहा, यह जो 2 बिंदु आपके सामने लगे हैं इन्हें विसर्ग कहते हैं। बच्चों इसे क्या कहते हैं? जो आ के सामने जो 2 बिंदु लगे हुए हैं इन्हें विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण आह की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः। इनका अधिकतर संस्कृत शब्दों के साथ ही इनका बच्चों प्रयोग होता है। हिंदी में इनका प्रयोग खत्म ही है। स्वरों के प्रकार, तो बच्चों स्वर के प्रकार, स्वर भी बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तीन प्रकार के स्वर होते हैं। पहला नंबर जो बच्चों हमारा है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। जैसे अ, ई, र, तो ह्रस्व स्वर हो गए 4। अब आता है दूसरे नंबर का दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर, और जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है बच्चों। तीसरा स्वर बच्चों हमारा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसी स्वर को बहुत दीर्घ करने की स्थिति में इस चिन्ह का, प्लुत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रायः संस्कृत में ऐसा होता है जैसे ओम। आ की ध्वनि ये अंग्रेजी से हिंदी में आई है बच्चों। इसका प्रयोग कुछ अंग्रेजी शब्दों के साथ विशेष रूप से होता है, जैसे मॉडर्न, डॉक्टर और ट्रैफिक आदि। मात्रा बच्चों, मात्रा को थोड़ा समझ लेते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से भी होता है तथा व्यंजनों के साथ मिलाकर भी होता है। जब इनका उच्चारण व्यंजनों के साथ मिलाकर होता है, किसके साथ बच्चों? जब स्वरों का उच्चारण व्यंजनों के साथ मिलाकर होता है तब इन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। व्यंजनों के साथ लिखे जाने के लिए यह स्वरों के निश्चित चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। कोई बच्चों अगर पूछे आपसे मात्रा क्या है तो क्या बताएंगे? स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर
लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, इन चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। चलिए बच्चों जान लेते हैं मात्राएं क्या होती हैं। मात्राएं हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो उनके बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने बच्चों? हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, लेकिन मात्राएं केवल 10 होती हैं, क्योंकि आ की कोई मात्रा, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। यह हर व्यंजन के पहले से ही मिला होता है। हिंदी की प्रमुख मात्राएं और उनके उदाहरण। स्वर मात्रा उदाहरण व्यंजन प्लस मात्रा। तो आज कल मात्रा, मतलब आ की कोई मात्रा नहीं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बड़ा आ, देखिए बड़ा आ की मात्रा होती है, देखिए एक देख रहे हैं ये बड़ा आ की मात्रा है, जैसे काम, आम। इसी तरह ई की मात्रा ये देखिए किताब, जिसके ऊपर ये मात्रा लगा दी जाएगी तो वो उसका उच्चारण लास्ट में ई आएगा, किताब, दिन। बड़ी की मात्रा कील, पानी। ऊ की मात्रा कुल, गुलाब। बड़ा ऊ की मात्रा कूद, फूल। ऋषि का देखिए बच्चों कृपाल, वृक्ष। एक केला, सेब। ए कैमरा, पैसा। ओ कोयल, मोर। औ की मात्रा कौवा और फौजी। अनुनासिक और अनुस्वार का अंतर बच्चों समझ लेते हैं। क्या होता है अनुनासिक, क्या होता है अनुस्वार। अनुनासिक ध्वनि नाक और मुंह दोनों के प्रयोग से बोली जाती है। अनुनासिक ध्वनि नाक और मुंह के दोनों के प्रयोग से बोली जाती है, जबकि अनुस्वार को बोलते समय सिर्फ नाक से आवाज आती है। मतलब अनुनासिक मतलब नाक और मुंह दोनों का प्रयोग, अनुस्वार मतलब सिर्फ नाक से आवाज आती है। अनुस्वार का चिन्ह बच्चों ये है, देखिए ऊपर एक बिंदी, और अनुनासिक का चिन्ह जो है ये बच्चों चंद्रबिंदी। जैसे हंस अनुस्वार है, ऐसी को चंद्रबिंदी लगा देंगे इसके ऊपर तो हंस हंस रहा, ये अनुनासिक है। मतलब एक बिंदी अनुस्वार और चंद्रबिंदी हो गई तो अनुनासिक। व्यंजन स्वर के बारे में बच्चों हम लोगों ने जान लिया। अब हम व्यंजन की चर्चा कर लेते हैं। व्यंजन ऐसी ध्वनियां जिन्हें स्वाभाविक रूप से पूरा बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाती हैं। इन्हें बोलते समय मुख से निकलने वाली हवा एक से अधिक उच्चारण अवयवों को छूकर बाहर आती है। या यूं कहें कि व्यंजनों का रास्ता टेढ़ा है। वैसे भी जब भोजन में व्यंजन बनाते हैं तो उसमें कुछ मसाले मिलाने की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन मीठे बनाने हैं तो मीठा मिलाना होता है। जैसे मीठा नमकीन बिना कुछ मिलाए व्यंजन बकबके से लगते हैं, वैसे ही बिना स्वर के व्यंजन अधूरे से लगते हैं। बोलते समय तो आक स्वर का सहयोग चाहिए ही चाहिए। लिखने में बेशक आप हलंत लगा सकते हैं। व्यंजन परिवार के सदस्य। का वर्ग का, खा, ग, घ। का से कबूतर, खा से खरगोश। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, भ, म। अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म शा, शा, सा, ह। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्रा। उच्छिप्त व्यंजन ड, ढ। किसी भी व्यंजन को अरहित लिखने के लिए कई तरीके से सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हलंत लगाकर बच्चों
ठीक है, का के नीचे लगा देंगे तो वो हो जाएगा। पाई हटाकर पी वाले व्यंजनों को ए रहित लिखने के लिए हालांकि न लगाकर पी को हटा पाई को हटा दिया जाता है। जैसे बच्चा, कच्छा, लट्टू। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा जाता है। उच्चारण के मतलब बोलने के आधार पर, उच्चारण के स्थान पर, दूसरा उच्चारण करते समय लगने वाले प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण करते समय लगने वाले प्रयत्न के आधार पर। पहला बच्चों हमारा हो जाएगा उच्चारण के स्थान पर व्यंजन। वर्णों का उच्चारण अलग अलग उच्चारण अवयवों से होता है। मतलब हम जो वर्ण बोलते हैं उन्हें जब हम बोलते हैं तो उनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ को कई तरह से हरकत करनी पड़ती है। हवा कई जगह से निकल के निकलती है। इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे डिटेल से। जैसे कंठ ध्वनि। कंठ ध्वनि का मतलब होता है जिनका उच्चारण सीधे गले से निकले। कहां से निकले बच्चों? गले से निकले। कहां से निकले? गले से। जैसे का, खा, गा, घा, इया। तो बच्चों देखिए इसमें हमारी जीभ बिल्कुल हरकत नहीं करती है। जो भी आवाज है वो सीधे गले से आती है। हमारी जीभ कोई भी हरकत नहीं करती। इसलिए इन अक्षरों को हम लोग कंठ ध्वनि से निकालते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा है हमारा तालव्य ध्वनियां। तालव्य का मतलब जीभ से। जैसे पूरा चा, छा, जा, झा, इया तथा या और सा। या, सा। अब देखिए बच्चों इसका जब आप उच्चारण मुंह से निकलता है तो हमारी पूरी जीभ एक्टिव हो जाती है। मूर्धन्य ध्वनियां मतलब क्या हुआ इसका? तालु का सबसे ऊपरी भाग यानी मूर्धा से डा, णा तथा से वर्ग। दंत या दांतों की जड़ से जब कोई शब्द निकलता है, दांतों की मदद से जब कोई शब्द बनता है, ध्वनि निकलती है, उसे हम दंत ध्वनि कहते हैं। जैसे ता, था, दा, धा। देख रहे हैं जीभ यहां पर बार बार हमारे दांतों को टच कर रही है, इसलिए दंत ध्वनि। वात्सल्य ध्वनि। वात्स ध्वनि तालु और दांत के बीच उभरा हुआ हिस्सा। मतलब जो तालु और दांत, जो हमारी जीभ और दांत के बीच का जो ऊपर का जो हिस्सा है वहां से जब ध्वनि निकलती है उसे हम कहते हैं वात्स्य ध्वनि। जैसे ना, रा, ला, सा, जा। ध्यान दीजिए बच्चों जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि हमारी जीभ और दांत के ऊपर जो हिस्सा है वहां से ध्वनि निकलती है। अगला है बच्चों हमारा ओष्ठ ध्वनि। मतलब जो सिर्फ ओंठों की मदद से निकले उसे हम कहते हैं ओष्ठ ध्वनि। जैसे फा, बा, भ, म। यहां पर बच्चों हमारे ओंठ हरकत में आते हैं इसलिए हम ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। अगला है हमारा दंतोष्ठ्य ध्वनि। ऊपर के दांत नीचे का ओंठ, मतलब ऊपर के दांत और नीचे के ओंठ दोनों मिलकर के ध्वनि को निकालते हैं, इसलिए हम लोग दंतोष्ठ्य ध्वनि कहते हैं। वा, फा। देख रहे हो ऊपर के दांत हमारे जो नीचे का ओंठ है और ऊपर के दांत दोनों जब मिलते हैं तब ये ध्वनि निकलती है वा, फा। इसी प्रकार बच्चों हमारा है स्वर यंत्री। स्वर यंत्री का मतलब स्वर यंत्र के मूल से, जो सिर्फ जो है हमारे गले से निकलता है। हा, इसमें कोई भी प्रकार का ध्वनि मतलब कि इधर उधर नहीं भटकती। ये तो हो गया बच्चों ध्वनि के उच्चारण के आधार पर। अब दूसरा जो हमारा वर्ग है व्यंजन का, उच्चारण करते समय लगने वाले प्रयत्न या कोशिश के आधार पर व्यंजन के 3 भाग होते हैं। पहला स्वर तंत्री में सांस का कंपन। इस आधार पर भी हम व्यंजन को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है घोष या सघोष व्यंजन। इन व्यंजनों के बोलने में स्वर तंत्र में कंपन होता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन स्पर्श व्यंजनों में पहले 25, मतलब घोष जो सघोष होते हैं वो हमारे 25 व्यंजन आ जाते हैं। जैसे ग, घ। देख रहे हैं बच्चों इनको बोलिए और हमारे गले में कंपन सी हो रही है। डा, जा, झा, इया, ड, ध, अड़ा, द, ध, न, ब, भ, म। तथा या,
रा, ला, वा, हा और जा हैं। ये ध्वनियां अपने आगमन की घोषणा करते हुए आती हैं। जहां से ये आती हैं उस रास्ते को कपा देती हैं। आप बच्चों देखते हैं अघोष ध्वनि, अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, जो व्यंजन बिना कंपन किए चले जाते हैं वह अघोष व्यंजन कहलाते हैं। यह प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। और बच्चों घोष में क्या था? घोष में था प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और ये अघोष में दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। क, ख, च, छ, ज, त, थ। देखिए बच्चे यहां पर जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में कोई कंपन नहीं होता है। त, थ, प, फ, सा, स, फ। ऐसी ध्वनियां हैं जो अघोष हैं। अघोष व्यंजन बिना गाजे बाजे के आ जाते हैं। दूसरा बच्चों हमारा आधार है प्राण श्वास के आधार पर। बोलते समय व्यंजन विशेष कितनी प्राणवायु का प्रयोग करता है, इस आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण। जो व्यंजन कम हवा से काम चला लेते हैं वह अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन तथा ड, य, र, ल व अल्प प्राण व्यंजन हैं। जैसे क, ग, ड, च, ए, ज, ट, द, अण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल व न। महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय अधिक श्वास वायु खर्च होती है वह महाप्राण व्यंजन है। इस श्रेणी में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन ध, स, स, ह व्यंजन आते हैं। ख, घ, छ, झ, ट, ड, द, ध, प, भ, ड, स, ह, स, ह। उच्चारण अवयवों द्वारा किए जाने वाले अवरोधन की प्रकृति के आधार पर। पहला है बच्चों हमारा स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक अंग दूसरे अंग का स्पर्श करके वायु का मार्ग अवरुद्ध करते हैं उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का से लेकर मां तक सभी। संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय दो उच्चारण अवयव एक दूसरे के इतने निकट आ जाएं कि बीच से हवा संघर्ष या घर्षण करती हुई निकले तो ऐसे व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, हा, ज, ह। तीसरा है बच्चों स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जो व्यंजन स्पर्श और संघर्ष दोनों के बीच की स्थिति के हों, जिनके उच्चारण में पहले उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करे और हवा निकलते निकलते घर्षण भी करे, उन्हें स्पर्श व्यंजनी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ। पार्श्विक व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग बीच में स्पर्श करे, हवा पार्श्वों से संघर्ष करते हुए निकले, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ला। प्रकंपित व्यंजन, जिनके उच्चारण में हवा कंपन पैदा करती है, जैसे रा, उसे कहते हैं प्रकंपित व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ऊपर उठकर आगे आता और फिर नीचे गिरता, जैसे डा, धा, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन, जिनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, जैसे डा, इया, अ, ना, मा।
संघर्षहीन व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की थोड़ी सी मात्रा बिना संघर्ष किए बाहर निकलती है उन्हें हम संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं, जैसे या और वा। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन छ, त्रा, क्या, स्रा ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। द्वित्व व्यंजन, एक ही वर्ण एक साथ दो बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे पत्ता, भिन्न, गुस्सा इत्यादि। वर्ण विच्छेद क्या होता है इसके बारे में बच्चों जान लेते हैं। किसी शब्द के सही उच्चारण को समझने के लिए यह जानना कि बोलने और लिखने के क्रम में कौन सा वर्ण पहले और कौन सा वर्ण ध्वनि बाद में है, इसके लिए वर्णों को अलग अलग करके देखा जा सकता है। वर्णों को इस तरह अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे भारत, भा इसमें बड़ा की मात्रा, रा छोटा की मात्रा, ता छोटा की मात्रा, भारत। बलाघात, इसको बच्चों देख लीजिए, ये परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है कि बलाघात क्या है। बोलने वाले और सुनने वाले की भौगोलिक स्थिति, दूरी और निकटता, मन की स्थिति तथा शब्द का प्रयोग कहाँ और किस अर्थ में हो रहा है, इन कारणों में ध्वनि विशेष को बोलते समय उस पर बल दिया जाता है। बल के इसी आघात को बलाघात कहते हैं। मतलब जिस शब्द में आप जोर देके करते हैं उसी को बलाघात कहते हैं। जैसे वह आता, दो टूक, तो बच्चों यहां पर देखिए वह आता, यहां पर टा और दो टूक टा। बच्चों यहां पर देख लेते हैं शुद्ध अशुद्ध शब्द कुछ हैं जिनको हम लोग ज्यादातर गलती करते हैं, तो भी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफी उपयोगी हैं। हस्व स्वर को दीर्घ और दीर्घ स्वर को हस्व की तरह लिखना। जैसे बच्चों आप देखिए यहाँ पर जो है एक तरफ अशुद्ध है एक तरफ शुद्ध है। साधु, साधु बच्चों साधु अशुद्ध शब्द है और इसको हम लोग जब साधु लिखते हैं तो साधु शुद्ध है। आधीन, तो बच्चों आधीन जब लिखते हैं तो बड़ा आ जो लगा देते हैं ये गलत है, यहाँ पर हम लिख दीजिए अधीन। आध्यात्मिक, ये अशुद्ध है, आध्यात्मिक होना चाहिए। बुद्धि, बुद्धि नहीं बुद्धि। इसी प्रकार बच्चों बारात, बारात जो है अशुद्ध है, बारात होता है, बारात नहीं बारात नहीं होता। ऊपर, तो हमेशा ऊपर। बीमारी में छोटी भी नहीं बच्चों बड़ी भी बनेगी, इससे शुद्ध रूप ये है बीमारी। अशुद्ध, शुद्ध और शुद्धि। नासिका ध्वनियों में होने वाली कुछ अशुद्धियां हैं बच्चों, जरा उनको ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग बोलते हैं प्राण, तो प्राण नहीं प्राण, क्या बोलते हैं प्राण शुद्ध है, प्राण नहीं। प्रण, ये भी अशुद्ध है, प्रण शुद्ध है। कर्ण, कर्ण नहीं कर्ण है। रण क्षेत्र, रण क्षेत्र, रण क्षेत्र नहीं बच्चों ये शुद्ध है, रण क्षेत्र। इसी प्रकार गुण, गुण क्या है ये अशुद्ध है और ये सही है। गुण ये अशुद्ध है और ये कर्ण। त्रिकोण नहीं होता है त्रिकोण होता है। बाण नहीं बाण होता है। इसी प्रकार जो है कुछ और अशुद्धियां जो गलत उच्चारण के कारण होती हैं, जैसे कृष्ण, कृष्ण नहीं होता बच्चा कृष्ण है। शाम, शाम नहीं ये शाम होता है, सही है। ये जो है गलत है और ये सही है। शाम नहीं ये सही। लड़ाई नहीं लड़ाई होता है, लड़ाई लड़ाई नहीं लड़ाई। कृपा नहीं कृपा होती है। बहुत नहीं बहुत होता है, ये गलत। आवश्यक, आवश्यक नहीं आवश्यक होता है। कष्ट ये, कृपया नहीं ये वाला कृपया। इसी साथ बच्चों हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अब हम लोग जो अपने अगले जो वीडियो लेकर के आएंगे उसका जो है हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा जो होगा शब्द विचार। किस पे बच्चों हम लोग विचार करेंगे? शब्द विचार। शब्द में हम लोग मॉर्फोलॉजी शब्द विचार जो है उस पर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। विस्तार से हम लोग शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। अतः बच्चों अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो
तो हमारे चैनल चौहान भैया अतर्रा वाले को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।